हेलो डियर स्टूडेंट्स। सो अभी इस वीडियो में स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ओके, सो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या क्या आता है? बेसिकली इट इज स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट। ऐसे कहने में तो बहुत सिंपल है, स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट, लेकिन बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत इन डेप्थ पढ़ना पड़ता है इसको हमको। और ये टॉपिक में खासियत ये है, ये क्लासिकल मैकेनिक्स के साथ, मतलब न्यूटोनियन मैकेनिक्स के साथ बहुत अच्छे से मिक्स करके बहुत बढ़िया क्वेश्चंस बनाता है। ठीक है ना? तो इसलिए थोड़ा सा इसको इन डेप्थ पढ़ना पड़ेगा। थोड़े से क्लासिकल मैकेनिक्स के कॉन्सेप्ट भी, फोर्स, एक्सेलरेशन को अपने दिमाग में रखना पड़ेगा। ठीक है, तब ये टॉपिक आपको इजी लगेगा। टॉपिक में बेसिकली आप देखोगे तो एनसीईआरटी इसके दो चैप्टर, एनसीईआरटी में दो चैप्टर हैं इसके, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स जो कि पहला टॉपिक है, दूसरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। हम लोग इसको कंबाइन करके एक चैप्टर में पढ़ेंगे, राइट, एक्सेप्ट कैपेसिटेंस। देखो कैपेसिटेंस एनसीईआरटी ने क्लब किया है इस टॉपिक में, बट कैपेसिटेंस, अंडरस्टैंड गाइस, इट्स अ टोटली डिफरेंट टॉपिक। कैपेसिटेंस हम करेंगे इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर करने के बाद। उसका रीजन ये है कि इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर में बहुत सारे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, किरचॉफ लॉ, व्हीटस्टोन ब्रिज, जो कैपेसिटेंस के लिए भी, कैपेसिटर्स के लिए भी अप्लाई होते हैं। तो जो अच्छे प्रॉब्लम है कैपेसिटेंस के, हम तभी कर पाते हैं जब हम ये भी सीख चुके हों। तो अपना फ्लो कैसा रहेगा? इलेक्ट्रोस्टैट में पहला इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, ये करने के बाद वी विल मूव टू इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट इज ऑल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रोडायनामिक्स, जहाँ पे चार्जेस मूव करेंगे, राइट। तो ये इलेक्ट्रिक करंट होगा और उसके बाद हम करेंगे कैपेसिटेंस। ठीक है, तो चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं हम लोग इलेक्ट्रोस्टैट की कहानी। पहली स्टोरी है इसकी इलेक्ट्रिक चार्ज की। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है भाई? इट्स अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। चार्ज क्या है, समझ लो बात को। चार्ज क्या है? एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, इसको इसके बियॉन्ड हम डिफाइन नहीं कर सकते। ऐसे मास, अब मास को कैसे डिफाइन करोगे? इट्स फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। वैसे ही चार्ज भी है। ठीक है, चार्ज आता कहां से? एटॉमिक लेवल पे आप जानते हो हर एटम के पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं। इन तीन तरीके के बेसिक फंडामेंटल पार्टिकल्स में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आर सपोज टू बी चार्ज्ड पार्टिकल्स। इनके पास चार्ज होता है और यही हमारा फंडामेंटल चार्ज है, जिसको हम मैक्रोस्कोपिक लेवल पे भी चार्ज ही बोलते हैं। तो माइक्रोस्कोप मतलब अंदर के डिटेल लेवल पे जाओगे आप, तब भी आपको याद रखना है कि भाई चार्ज आ कहां से रहा है। अल्टीमेटली चार्ज आ रहा है या तो इलेक्ट्रॉन से या प्रोटॉन से, या तो इलेक्ट्रॉन से या प्रोटॉन से। ठीक है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन को इकट्ठा कर लोगे तो बड़ा चार्ज बन जाएगा। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन है तो बहुत छोटा सा चार्ज है। ठीक, इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो होता है उसको हम बोलते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और इसकी यूनिट है, चार्ज की ऐसा यूनिट है कूलॉम। कूलॉम कैपिटल सी से इसको डिनोट करते हैं। प्रोटॉन पे भी उतना ही चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, लेकिन इनका नेचर इक्वली अपोजिट होता है। ये माइनस होता है और ये प्लस होता है। ठीक है, सो इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव चार्ज है। और चार्ज के दो ही टाइप होते हैं, या तो नेगेटिव या पॉजिटिव। ठीक है, हाँ एक चीज और मैं बता दूं इसमें कि जो मेन हमारा चार्जेस का मूवमेंट है, मतलब किसी बॉडी को चार्ज करना, राइट, या डिस्चार्ज करना, या फ्लो ऑफ चार्ज, ये सब इलेक्ट्रॉन से ड्रिवन है। क्योंकि यार देखो प्रोटॉन कैसा है ना, प्रोटॉन न्यूक्लियस में बंधा हुआ रहता है, वो कहीं भाग नहीं सकता। इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो ऑर्बिट में चक्कर लगा रहे होते हैं, आपको मालूम है। और जो सबसे लास्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस से लूजली कपल्ड होते हैं, लूजली बाउंड होते हैं। तो वो बेसिकली अपने पेरेंट न्यूक्लियस को छोड़ के फ्री बन सकते हैं। और ये चार्जेस जो है हमारे फ्री चार्जेस बनते हैं, फ्री चार्ज जो कि मूव कर सकता है एक बॉडी से दूसरे बॉडी में। तो जब भी चार्ज के मूवमेंट की बात हो रही है, तो आप प्लीज याद रखिए कि हम इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट की ही बात कर रहे हैं। ठीक है, चलो अब एक सिंपल सी, आप जो पहली चीज जानते हो यार, ये 7th 8th में आपने पढ़ रखा है कि लाइक चार्जेस एक दूसरे को रेपेल करते हैं और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। मतलब यहाँ पर मान लो इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन रखा हो, एक इलेक्ट्रॉन दूसरा इलेक्ट्रॉन है, तो ये एक दूसरे को रेपेल करेंगे। ठीक है, ये क्या करेंगे? रेपेल करेंगे। ऐसे अगर एक प्रोटॉन रखा हुआ है और दूसरा प्रोटॉन रखा हुआ है, तो ये भी क्या करेंगे? रेपेल करेंगे। अगर एक इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है और एक प्रोटॉन रखा हुआ है, तो ये अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, जैसे कि मान लो एक चार्ज है +Q1 और दूसरा है -Q2, राइट, तो ये क्या करेंगे? एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ओके, तो एक बेसिक सी चीज है जो हमें पता होनी चाहिए। अब नाउ
चार्जेस की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, चार्जेस की कुछ प्रॉपर्टीज हैं। उसमें पहली प्रॉपर्टी आती है कि चार्ज इज क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज मतलब क्या होता है कि लाइफ में देखो मैंने क्या बताया कि चार्ज फंडामेंटली आता कहाँ से है, इलेक्ट्रॉन से आता है। तो एक इलेक्ट्रॉन आ सकता है, इलेक्ट्रॉन क्या है, पार्टिकल्स हैं, तो अल्टीमेटली क्या है, एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, तीन इलेक्ट्रॉन, ऐसे हो सकता है ना। तो चार्ज भी कैसे हो सकता है, चार्ज भी होता है एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, या फिर दो इलेक्ट्रॉन का चार्ज, या फिर थ्री इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ऐसे ही। तो इन जनरल आपका फॉर्मूला क्या बनता है, कोई भी चार्ज अगर होगा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होगा। मतलब कोई भी चार्ज जो होगा n इज व्हाट, n इज अ नेचुरल नंबर 1 2 3 4। तो आप जैसे कि एग्जांपल आप बोलो कि मुझे 0.5 ई चार्ज दे दो, मैं नहीं दे पाऊंगा आपको। 1.5 ई दे दो, नहीं दे पाऊंगा। आप बोलो कि 100 टाइम्स ई दे दो, पॉसिबल है। इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज पॉसिबल। तो चार्ज क्वांटाइज होता है। अब ये तो टेक्निकली करेक्ट बात हो गई, लेकिन जरा इलेक्ट्रॉन के चार्ज की वैल्यू पे जरा फोकस करो। इस वैल्यू को देखो मेरे दोस्तों, इस वैल्यू को देखो, ये वैल्यू कितनी छोटी है। अब इतनी छोटी वैल्यू कि अगर आप क्वांटा भी देखोगे तो मतलब द साइज ऑफ क्वांटा इज सो स्मॉल, मतलब राइट। तो मतलब एक नॉर्मल मैक्रोस्कोपिक व्यू से अगर आप सोचें इस चीज को, मतलब कि थोड़ा बड़े लेवल पे चीज सोचें, तो कंटिन्यूस ही हुआ ना, क्योंकि साइज ऑफ क्वांटा इज वेरी स्मॉल। इसलिए कभी कभी दोनों अंडरस्टैंडिंग रखनी चाहिए कि वैसे तो टेक्निकल लेवल पे चार्ज क्वांटाइज्ड है, राइट, बिकॉज दिस इज द स्टोरी। लेकिन अगर हम उसको मैक्रोस्कोपिक लेवल पे देखें, कैसे देखें, मैक्रोस्कोपिक लेवल पे, मैक्रोस्कोपिक लेवल, तो यहां पे हम बोल सकते हैं कि चार्ज कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, चार्ज इज कंजर्व्ड। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है भाई, इसमें बहुत सवाल बनते हैं और बहुत सारे सवालों में इसको बिना जाने में लगा भी देते हैं। तो चलो उसको फॉर्मली पढ़ लेते हैं। चार्ज इज कंजर्व्ड मतलब आप चार्ज को क्रिएट नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। यूनिवर्स में जितना चार्ज है वो है, वो सिर्फ ट्रांसफर हो सकता है। एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर हो सकता है, वापस ट्रांसफर हो सकता है। लेकिन आप बोलो कि एक फैक्ट्री में लगा दो चार्ज, किया हुआ चार्ज जनरेट कर दो, नहीं कर सकते। अब आपको क्वेश्चन आ रहा होगा सर फिर जब हम बोलते हैं कि पावर स्टेशन में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है तो क्या हो रहा है भाई, जब पावर स्टेशन में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है तो चार्ज नहीं मैन्युफैक्चर हो रहे हैं वहां पे, हम सिर्फ चार्ज को फ्लो करा रहे हैं, चार्जेस को फ्लो करा रहे हैं ताकि इनको इलेक्ट्रिक करंट मिले। हम कोई नया चार्ज डेवलप नहीं करते वहां पे, ठीक है, तो ये बस ध्यान रखो। अब इसी स्टेटमेंट को हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि नेट चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट। आइसोलेटेड सिस्टम मतलब कि जो अपनी सराउंडिंग से कट ऑफ है, ना कुछ लेना ना कुछ देना, अपनी दुनिया है, ठीक है। अगर हम ऐसा एक आइसोलेटेड सिस्टम सोचे तो इसके पास जितना चार्ज रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा। हो सकता है कि इस सिस्टम के जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनमें आपस में वो चीज ट्रांसफर हो, लेकिन ओवरऑल जो चार्ज है वो कांस्टेंट रहेगा। इस चीज को हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो हमारे पास एक आइसोलेटेड सिस्टम है, इसमें 3 ऑब्जेक्ट है। पहले ऑब्जेक्ट के पास +4 चार्ज था, दूसरे के पास -6 और तीसरे के पास +10। ये सिचुएशन है। फिर हमने क्या किया, इस बॉक्स को जोर से हिलाया, शेक किया, तो उससे क्या हुआ, इनके चार्जेस आपस में ट्रांसफर हुए। तो नया सिनेरियो क्या आया कि इस वाले के पास, जिसके पास पहले +4 था, अब इसके पास +1 ही है। जिसके पास -6 था पहले, अब उसके पास -5 है। अब क्वेश्चन आया कि इसके पास कितना है, क्या करें। हमें ये मालूम है कि जितना टोटल चार्ज पहले था उतना है यहाँ पे। तो भाई यहाँ पे कितना चार्ज है देख लो जरा, यहाँ पे 10 4 14 -6 कितना हुआ 8, ये चार्ज है। तो यहाँ पे भी 8 होना चाहिए। तो यहाँ पे 1 और +5, सॉरी 1 और -5 कितना हो गया, -4। चाहिए हमें कितना, प्लस का 8, तो कितना हो जाएगा, प्लस का 12। ठीक है, तो ये चीज आप समझ गए कि चार्ज कंजर्व का मतलब क्या है। चलो आगे बढ़ते हैं। चार्ज इज एडिटिव मतलब भाई सिंपल सी बात है कि चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है। तो अब जब आपके पास बहुत सारे चार्ज इकट्ठा होंगे और टोटल चार्ज निकालना होगा तो आपको क्या करना है, उनका एल्जेब्राइक सम करना है। क्या करना है, एल्जेब्राइक सम करना है इंडिविजुअल चार्जेस का, तो आपको नेट चार्ज मिल जाएगा। जैसे मान लो इस बॉडी के पास Q1 पॉजिटिव, -Q2 नेगेटिव, Q3 पॉजिटिव, -Q4 नेगेटिव, ये 4 चार्ज आपने इसको दिए। फिर पूछा कि भाई इस पे आप चार्ज कितना है, तो कोई बात नहीं यार, Q1 प्लस -Q2 प्लस Q3 प्लस -Q4, इन सबको हमने जोड़ दिया। ठीक है, एल्जेब्राइकली मतलब विद द साइन। ठीक है, ओके। एक और प्रॉपर्टी होती है चार्ज की, चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मतलब आपके पास मान लो 10 कूलम चार्ज है, अब बैठे हुए घर में लेके उसको,
फिर आप उस 10 कूलम चार्ज को लेकर कार में बैठ गए और कार चलने लगी, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज हो गया। तो क्या आपको 10 का जो कूलम का चार्ज है उसमें कुछ चेंज आएगा? नहीं आएगा। चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसको हम प्रॉपर्टी को कभी कभी बोलते हैं इनवेरिएंट। चार्ज इज इनवेरिएंट। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वेज ऑफ चार्जिंग। वेज ऑफ चार्जिंग, ठीक है। तो पहली चीज होती है चार्जिंग करने की। देखो चार्ज करना मतलब क्या है, इस प्लेस टर्म को समझो। चार्ज करना मतलब क्या है? एक ऑब्जेक्ट है, ये स्टाइलस एक ऑब्जेक्ट है, इसके पास एटम्स है, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स है, प्रोटॉन्स है। तो आप उसको चार्ज कर रहे हैं मतलब क्या? चार्ज तो ऑलरेडी इसके पास है। चार्ज तो ऑलरेडी इसके पास है, तो चार्ज करना मतलब क्या? देखो चार्ज करना मतलब ये होता है कि उसमें या इलेक्ट्रॉन्स का एक्सेस हो जाए, इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो जाए या इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाए, तो वो चार्ज। क्योंकि अभी क्या है, हमको मालूम है एटॉमिक लेवल पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इसमें बराबर है, राइट। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बराबर है, इसका मतलब प्लस चार्ज और माइनस चार्ज बराबर है। ऐड करोगे कितना आएगा? 0 आएगा। तो इसका मतलब इस पे नेट चार्ज 0 है। दो इसके पास चार्जेस हैं बट इस पे नेट चार्ज 0 है। लेकिन कुछ हम कुछ ऐसा करें कि या तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स इससे छोड़ के निकल जाए या कुछ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिल जाए। जब एक्स्ट्रा मिल जाएंगे तब ये चार्ज हो जाएगा, या कुछ निकल जाएंगे तो ये चार्ज हो जाएगा। मतलब इसमें एक नेट चार्ज आ जाएगा। तो उसी चीज की बात कर रहे हैं, चार्जिंग। तो पहला तरीका होता है रबिंग, और उसको बोलते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, राइट, या रबिंग। आपके पास एक ग्लास रॉड है, एक सिल्क का क्लॉथ है, ठीक है। आपने क्या किया, इस ग्लास रॉड को इस सिल्क के क्लॉथ पे रब किया थोड़ी देर, तो क्या होता है आप देखो कि ग्लास रॉड पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और सिल्क क्लॉथ पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो होता क्या है, जब आप रब करते हो, रब करते टाइम कुछ इलेक्ट्रॉन्स ग्लास रॉड को छोड़ के सिल्क पे चले जाते हैं। तो ग्लास रॉड से इलेक्ट्रॉन छोड़ के यहाँ चले गए, तो मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन कम हो गए। जिसके पास इलेक्ट्रॉन कम हो गए उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गए उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन टू अनदर, ये चार्जिंग का मतलब ये होता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट। जिससे इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा और जिसमें जाएंगे वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। एक बात हमें ध्यान रखनी है कि जब भी आप ऐसा करोगे तो जो जितना चार्ज इसके पे पॉजिटिव आएगा, मान लो इस पे आया प्लस क्यू, तो इस पे आएगा एग्जैक्टली बराबर लेकिन माइनस क्यू, मतलब वैल्यू बराबर होगी। आप समझ सकते हो कि जितने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकले होंगे वही जाएंगे। चार्ज कांट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, तो आपने कुछ क्रिएट डिस्ट्रॉय तो नहीं किया, जितने यहाँ से निकलेंगे उतने यहाँ जाएंगे। तो यहाँ प्लस क्यू आएगा तो यहाँ माइनस क्यू आएगा, ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर यही काम आप दूसरा करो कि एबोनाइट की रॉड लो, एबोनाइट की रॉड को सिल्क से रब करो, तब भी होगा, लेकिन अब उल्टा होगा, सिल्क से कुछ इलेक्ट्रॉन्स मूव कर जाएंगे इसमें एबोनाइट की रॉड में, तो ये माइनस में आ जाएगी और ये क्लॉथ जो है प्लस हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि मतलब सिल्क क्लॉथ इज ऑलवेज गोइंग टू गेट नेगेटिवली चार्ज और पॉजिटिवली चार्ज, डिपेंड्स ऑन द ऑब्जेक्ट्स, राइट। ये जो है, अब एक क्वेश्चन आप कर सकता है कि सर ऐसा क्यों होता है कि इससे निकलते हैं इससे जाते हैं, या ऐसा बिहेवियर क्यों है। ये सब ये केमिस्ट्री है डियर। किस ऑब्जेक्ट के मटेरियल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या फिर इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कम ज्यादा, राइट। इलेक्ट्रॉन से एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन को पकड़ने की, राइट, वो जो फोर्स है, राइट, न्यूक्लियस का, वो किसका ज्यादा है उन दोनों में, राइट, उस पर डिपेंड करता है। तो इसलिए वो उस चीज में हमको जाना नहीं है, वो केमिस्ट्री वाला पार्ट है, ठीक है। पीरियोडिक टेबल में आप प्रॉपर्टीज पढ़ सकते हो, वो सब ये सब चीजें। यहाँ पे हमें मालूम है किसी एक में से जाएगा और किसी एक में से आएगा, जिसमें से जाएगा वो पॉजिटिव चार्ज, जिसमें आएगा वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे हमने लिख दिया कि चार्जेस ऑन बोथ ऑब्जेक्ट्स आर इक्वल एंड अपोजिट, ठीक है। अच्छा, कभी कभी टेक्निकली आप देखो तो ये क्वेश्चन आ जाता है कि भाई क्या कुछ मास ट्रांसफर भी हो रहा है इसमें। तो आप ये याद रखो यार कि लाइफ में एक चीज हमेशा याद रखो कि चार्ज जहां पे भी है वहां पे मास तो इन्वॉल्व होगा ही होगा। बिना मास के चार्ज का एग्जिस्टेंस संभव ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो ये चीज याद रखोगे, मतलब ना कि चार्ज is always associated with mass, ठीक है। मतलब आप बोलोगे आप कहीं से एक चार्ज ले आओ जिसमें चार्ज हो बट मास ना हो, ऐसा पॉसिबल नहीं। तो अब आप खुद सोचो कि निगेटिवली चार्ज जो ऑब्जेक्ट है उसका मास थोड़ा सा बढ़ेगा क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं। हालांकि इलेक्ट्रॉन का मास बहुत नेग्लिजिबल होता है, आप उसको फील नहीं करोगे, मतलब आप एज ए ह्यूमन बीइंग यू कैन नॉट फील दैट, इट इज वेरी वेरी लेस, वेरी वेरी लेस,
लेकिन हाँ, अगर आप उसको एक इलेक्ट्रॉनिक स्केल पे, मतलब एक ऐसा स्केल जो इलेक्ट्रॉन लेवल पे मास को डिफ्रेंशिएट कर सके, वहां पे अगर आप उसको वे करोगे तो आपको समझ में आएगा कि जो नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट है उसका मास थोड़ा सा बढ़ गया है, और जो पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट है उसका मास थोड़ा सा कम हो गया है, बिकॉज ऑफ ऑब्वियस रीजंस, राइट। ओके, अब आता है नेक्स्ट हमारा चार्जिंग बाय इंडक्शन। देखो यहाँ थोड़ा इंपॉर्टेंट ये सीन है, क्योंकि ये जो है ना, ये टॉपिक एक्सप्लोर होता है क्वेश्चंस में, ठीक है, बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ टाइम टू टाइम आपको इसकी जरूरत पड़ सकती है, तो इसको थोड़ा ध्यान से समझना कि इंडक्शन क्या चीज है। जैसे मान लो हमारे पास ये एक रॉड है, न्यूट्रल रॉड है अभी, और इसको हमने एक इंसुलेटेड, मान लो एक रॉड है और ये हमारे पास कोई इंसुलेटेड स्टैंड है। इंसुलेटेड मतलब कि इससे कोई चार्जेस फ्लो नहीं कर सकते, ठीक है, ये इंसुलेटर है, ठीक है। अब आप इस रॉड को आपको चार्ज करना है, ठीक है, या तो पॉजिटिव चार्ज करना है, नेगेटिव चार्ज करना है। तो आपने क्या किया, आपने काम किया, एक मान लो आपके पास कहीं से एक पॉजिटिवली चार्ज रॉड है, इस पॉजिटिवली चार्ज रॉड को आप लेके आए इसके पास, ठीक है। तो क्या होगा, इसके जो देखो लाइक चार्जेस अट्रैक्ट, तो इस पॉजिटिव की वजह से इसके पास जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो अट्रैक्ट होकर इस तरफ आ जाएंगे, तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं यहां पे इकट्ठा हो जाएंगे एक्स्ट्रा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी यहां बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि भाई यहां पे पॉजिटिव चार्ज है, अट्रैक्ट हो गए। तो ऑब्वियस सी बात है वो कहां से आए होंगे, अभी किसी ने इसको इलेक्ट्रॉन तो दिए, मतलब कुछ दिया तो है नहीं इलेक्ट्रॉन, तो कहीं ना कहीं इसी के कुछ इंटरनल इलेक्ट्रॉन्स हैं जो ट्रांसफर हुए होंगे इस तरफ। इसका मतलब है दूसरे एंड पे इस पे थोड़ा रिलेटिव पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये बात आपको समझनी पड़ेगी, इस मतलब ये जो प्रोसेस है ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो चार्ज ऑब्जेक्ट जो आप लेके आए हो उस पे जो चार्ज है पॉजिटिव और नेगेटिव, उसके नियर वाले एंड पे उसका उल्टा चार्ज इंड्यूस होगा, इसको बोलते हैं इंड्यूस चार्ज, राइट। और दूसरे फार एंड पे सेम चार्ज इंड्यूस होगा, मतलब इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव। ये चीज आपको टाइम टू टाइम कॉन्सेप्ट्स में यूज करनी होगी, गॉस लॉ में भी हर जगह ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। लेकिन अभी जरा सिचुएशन समझो कि अभी ओवरऑल इस पे कोई चार्ज नहीं आया है। इस क्वेश्चन में डियर मेंस में क्वेश्चन आया है अभी जो आपको इस कॉन्सेप्ट पे ध्यान समझना, अभी इस पे कोई नेट चार्ज नहीं आया। क्यों? क्योंकि इसी के कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां गए, तो ओवरऑल तो कुछ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर तो आपने रबिंग या कुछ टच तो किया नहीं है, तो ओवरऑल कोई ट्रांसफर तो हुआ नहीं इलेक्ट्रॉन्स का। ठीक है, अब आप क्या करोगे, अब एज ए नेक्स्ट स्टेप आप क्या करोगे, इसको ग्राउंड कर दोगे, एक वायर से जोड़ के इसको ग्राउंड कर दो। इस रॉड को यहां रखे रहो और इसको ग्राउंड कर दो। देखो ये ग्राउंड को दिखाने का सिंबल होता है डियर, ये एक लाइन और ऐसे है। इलेक्ट्रिक करंट की दुनिया में दिस इज लाइक अर्थिंग और कनेक्टिंग विद ग्राउंड, ग्राउंड या फिर कॉल्ड अर्थिंग। ठीक, अब समझो ये अर्थ जो है ना, ये चार्ज का बहुत बड़ा रिजर्वॉयर है, बहुत बड़ा रिजर्वॉयर। मतलब ऐसा कि जैसे कि ओशन में जाओ, 2 बाल्टी पानी निकाल लाओ, ओशन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओशन में जाके 2 बाल्टी पानी डालो, ओशन कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वैसा तो इतने चार्जेस हैं इसके पास कि थोड़े इलेक्ट्रॉन दे दो, थोड़े इलेक्ट्रॉन ले लो, इसे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक, अब देखो जैसे ही आपने इसको ग्राउंड किया, जैसे ही आपने इसको ग्राउंड किया, तो थोड़ा सा ये ग्राउंड इस लेवल पे करो आप इसको, इधर यहां से मैं यहां पे इसको ग्राउंड कर रहा हूं इस तरीके से, इस वायर से इसको, ठीक है। पॉजिटिव एंड पे ग्राउंड किया है, जानबूझ के कर रहा हूं ऐसा, ठीक है। इधर ग्राउंड किया आपने, अब यहां पे कुछ पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। यहां पे अर्थ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो क्या होगा, यहां से कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो है निकलेंगे कि भाई देखो यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन्स की कमी लग रही है, तो यहां से कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे मूव कर जाएंगे, तो क्या हो जाएगा कि ये पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा, क्योंकि जो नेट पॉजिटिव चार्ज आया था वो इस पे खत्म हो गया। तो सिचुएशन कुछ ऐसी हो जाएगी, सिचुएशन कुछ ऐसी हो जाएगी, ये जो नेगेटिव चार्ज है ये अभी इससे अट्रैक्टेड है, उसकी वजह से यहां पे हेल्ड है, और ये पॉजिटिव चार्ज जो है वो गायब हो गया गाइस। क्यों?
अर्थ से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ चले गए। क्यों चले गए? क्योंकि यहाँ पे भाई इलेक्ट्रॉन्स की कमी थी, जिस जगह पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी थी तो ये यहाँ से यहाँ मूव कर गए। इसको आप आगे और भी अच्छे से पढ़ पाओगे, ये हम समझ पाते हैं पोटेंशियल के फंडे से, कि जो हमेशा मतलब ये चीज यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे न्यूट्रल चार्ज है, तो पोटेंशियल डिफरेंस, और पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है। ये हम अभी इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर में पढ़ेंगे अच्छे से, ठीक है। लेकिन अभी आप समझ जाओ उसको, बेसिक कहते हैं ना कि नॉर्मल लेमन टर्म्स में, कि यहाँ पे किसी चीज की कमी है और उसके पास वो चीजें हैं, इसके पास क्या इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, इसके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, दे दिए इसको। तो ये सिचुएशन आ गई अर्थ करने के बाद, आपने अर्थिंग हटा दी, अब ये सिचुएशन है। अब आप क्या करोगे, इसको यहां से दूर ले जाओगे, इसको यहां से दूर ले जाओगे तो क्या होगा, ये अब नेगेटिव चार्जेस जो यहाँ इसकी वजह से अट्रैक्टेड थे, अब ये पूरी रॉड में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, ये पूरी रॉड में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे बिकॉज ऑफ देयर म्यूचुअल रिपल्शन। तो ओवरऑल हुआ क्या, आपके पास एक न्यूट्रल रॉड थी और अब वो नेगेटिवली चार्ज है। क्या इस इलेक्ट्रॉन इस रॉड के चार्ज पर कोई फर्क आया? अभी जितना उस पर पॉजिटिव चार्ज था, क्या इंडक्शन के बाद इसके पॉजिटिव चार्ज इसकी सेहत पर कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा भाई, इसने कुछ दिया लिया नहीं है, इसने सिर्फ बेवकूफ बना के इसको चार्ज कर दिया, ठीक है ना। इसने क्या किया, पहले आया पास, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट किया, ठीक है, और इकट्ठा हो गया, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया, उसके फिर हमने यहाँ पे ग्राउंड कर दिया इस पॉइंट को, तो यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन्स मूव कर गए यहाँ से यहाँ। तो बेसिकली जो एक्स्ट्रा चार्ज आया है वो अर्थ से आया है, बट अर्थ क्या है, ओशियन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ओशियन ऑफ चार्ज, रिजर्वॉयर ऑफ चार्ज। डाल दो तो भी कोई फर्क पड़े, निकाल दो तो भी फर्क नहीं पड़ने वाला, दोनों ही केस में ओके है, दोनों ही केस में ओके। तो ये इस तरीके से आप इसको चार्ज, दिस इज कॉल्ड चार्जिंग बाय इंडक्शन। रिमेंबर, इसमें कुछ चीजें हमको ध्यान रखनी है चार्जिंग बाय इंडक्शन में। इंड्यूसिंग बॉडी डज नॉट लूज एनी चार्ज। जो इंड्यूस कर रहा है, मतलब जो क्रिएटर है चार्ज का, मतलब जो इन्फ्लुएंसर है, वो अपना कुछ लूज नहीं करता। जैसे मैं टीचर को पढ़ा रहा हूँ, मैं कुछ लूज नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना, आपकी मर्जी, आप गेन करो ना करो बात अलग है, ठीक है। इंड्यूसिंग बॉडी डज नॉट लूज एनी चार्ज। नेचर ऑफ इंड्यूस चार्ज इज ऑपोजिट, मतलब जो इंड्यूस चार्ज होगा वो ऑपोजिट नेचर का होगा। ये मैंने आपको बताया कि अगर वो प्लस है तो ये माइनस होगा, ये माइनस है तो प्लस होगा। इंड्यूस चार्ज इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू इंड्यूसिंग चार्ज। ऐसा नहीं होगा कि आपके पास एक रॉड हो 10 कूलम पे चार्ज हो और आप उससे 20 कूलम का चार्ज इकट्ठा कर लो। एट द मैक्स अगर इंडक्शन प्रॉपर एकदम स्मूथ इंडक्शन होगा तो आपको 10 का 10 मिल सकता है, बट आपको 10 का 20 नहीं मिल सकता। तो ये प्लीज आप याद रखिए, और ये भी याद रखिए कि जनरली चार्जिंग बाय इंडक्शन विल वर्क इन कंडक्टर्स, क्योंकि जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वही मूवमेंट में पॉसिबिलिटी बनती है। सर फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है तो मूव क्या करेगा, वो चार्ज क्या करोगे आप उसको। तो जनरली ये टेक्निक यूज करते हैं कंडक्टर्स को चार्ज करने के। तो दिस इज चार्जिंग बाय इंडक्शन। फिर है अपने पास चार्जिंग वाया कॉन्टैक्ट। ये तो सिंपल है, मतलब ये तो बिल्कुल कहते ना कि एकदम क्रूड वे हो गया कि एक ऑब्जेक्ट है वो चार्ज है, दूसरा ऑब्जेक्ट अनचार्ज, टच कर दिया, तो टच करते क्या होता है कि चार्ज का ट्रांसफर होता है वन ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो जैसे कि मान लो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट ए था, इसमें प्लस क्यू चार्ज था, ये मान लो स्फेयर है, और हमारे पास बी है, ये भी बी जो है, ए और बी एकदम आइडेंटिकल स्फेयर्स हैं। आइडेंटिकल मतलब सेम शेप, सेम साइज, सेम मटेरियल, बिल्कुल दूसरा ए बी सेम, ठीक है। ये चार्ज नहीं है, ये चार्ज है, इस पे क्यू चार्ज है, इस पे कुछ चार्ज नहीं, आपने इनको टच कर दिया, छोड़ दिया, थोड़ा टाइम बाद क्या होगा, इस पे भी Q/2 चार्ज आ जाएगा, इस पे भी Q/2 चार्ज आ जाएगा। लेकिन डियर ये याद रखना, मैं ये Q/2 आपको रूल नहीं बता रहा हूँ, डोंट गेट मी रॉन्ग, ये सिर्फ इस Q/2 इक्वली डिवाइड इसलिए हुआ है क्योंकि ये बिल्कुल आइडेंटिकल स्फीयर्स थे, मतलब सेम शेप, सेम साइज, सेम मटेरियल, ठीक है। अगर इनका साइज, शेप या कुछ अलग होगा तो तब कितना चार्ज ट्रांसफर होगा, वो अभी आपको वो क्वेश्चन को होल्ड करना है, तो जब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ लेंगे तब आपको वो चीज अच्छे समझ में आएगी, ठीक है। ये मैंने आपको सिंप्लीफाई करने के लिए ऐसा बता दिया कि सेम आइडेंटिकल होंगे तो Q/2 चार्ज हो जाएगा, ठीक है। मतलब आपको ये रखना है कि यार कि मान लो ऐसा कुछ होता, दो आइडेंटिकल होते, दोनों में कुछ अलग अलग चार्ज होता, मतलब इस पे होता प्लस Q और इस पे होता प्लस का Q/2, ठीक है। ये A और B ये दोनों क्या है, आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल स्फीयर है। आपने इनको टच किया तो क्या होगा, जो सीन डियर ये होगा कि थोड़े टाइम के बाद Q/2 प्लस Q/2 कितना होता है, 3Q/2,
3q/2 का हाफ इसके पास और हाफ उसके पास, मतलब 3q/4 इसके पास, 3q/4 इसके पास। नेट चार्ज सेम रहेगा, चार्ज इज कंजर्व्ड, चार्ज इज कंजर्व्ड, याद रखना। तो 3q/4 कितना हो गया, 3q/2 जो कि पहले का चार्ज, ठीक है। तो ये इस तरीके से आ गया। लेकिन हाँ, ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कब हो रहा है, वो कब हो रहा है, जहां पे दोनों ऑब्जेक्ट्स आइडेंटिकल हैं एकदम, ओके। तो दिस इज चार्जिंग वाया टैग। ओके, एक चीज याद रखो, जब हम बोलते हैं कि ऑब्जेक्ट पॉजिटिवली चार्ज्ड है तो इसका मतलब उसमें लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। पॉजिटिवली चार्ज मतलब लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये आपको चीज दिमाग में डालनी पड़ेगी, क्योंकि है तो बहुत ऑब्वियस, और जब हम क्वेश्चन पे अप्लाई करने जाते हैं तो भूल जाते हैं कभी कभी, है ना चीज। नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट है तो उसमें क्या है, नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट है तो उसमें एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब गेम पूरा इलेक्ट्रॉन के अराउंड है, प्रोटॉन खाली मजे ले रहे हैं न्यूक्लियस के पास बैठ के। जो इधर उधर हो रहा है जिनका, वो क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स का हो रहा है। तो अगर पॉजिटिवली चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन की कमी हो चुकी है, नेगेटिवली चार्ज है तो मतलब कुछ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं। चलो गाइस, एक क्वेश्चन हम करते हैं। इसमें क्या है कि एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है, एक रॉड है, इसको हम एक कांस्टेंट वेलोसिटी से धीरे धीरे इसके पास में लेके आ रहे हैं, ठीक है। वो पूछ रहा है कि व्हाट आर द चार्जेस ऑन द रॉड एंड स्फीयर व्हेन द रॉड इज वेरी नियर टू स्फीयर, ठीक है। मतलब जब ये रॉड यहाँ बहुत पास आ जाएगी तो टच नहीं कराया है, बहुत पास आई है, ठीक है, टच नहीं कराया है, बहुत पास ले आए हैं, तो उसमें क्या चार्जेस होंगे। यार ध्यान रखो, ये ट्रिक क्वेश्चन है। जब तक आप टच नहीं करोगे ऑब्जेक्ट को, आपस में टच नहीं करोगे या फिर टच करने के बाद ग्राउंड नहीं करोगे, जब तक ऐसा कुछ प्रोसेस नहीं करोगे तो ये जो इस पे चार्ज इंड्यूस होगा, मतलब अगर मैं यहाँ पे रख लूँ, इसको पास में ले आऊँ, ठीक है, इसको पास में ले आऊँ, रॉड को मूव करा के, तो ये हो जाएगा कि इसके पास वाले एंड पे कुछ नेगेटिव आ जाएगा, फार एंड पे कुछ पॉजिटिव आ जाएगा, ये होगा। लेकिन मैं क्या बोल सकता हूँ कि ये रॉड चार्ज हो गई? नहीं, अभी भी नेट चार्ज इस पे जीरो है। जब तक हम ग्राउंड करके वही सेम कहानी नहीं करेंगे, ये चार्ज नहीं। तो इसका मतलब इसका आंसर होगा कि सेम स्फीयर जो होगा उसकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो पॉजिटिवली चार्ज रहेगा, और रॉड जो है वो न्यूट्रल रहेगी, ठीक है। चलो, अब इसी कॉन्सेप्ट पे जेईई मेंस में रिसेंटली एक क्वेश्चन आया, इसको देख लेते हैं। हमारे पास एक स्फेरिकल शेल है, स्फेरिकल शेल। तो इसका ये इनर वाला पार्ट है, ये इसका इनर पार्ट है, ये वाला लेयर है, और एक इसका आउटर लेयर है, ठीक है। और इसके जो बीच का मटेरियल है वो किसी मतलब ये कुछ आई थिंक इंसुलेटिंग मटेरियल था कुछ, खैर डजंट मैटर। ये यहाँ पे कुछ मटेरियल यहाँ पे भरा हुआ है, और यहाँ पे एक इस तरीके से हमने स्फेरिकल शेल दी हुई है बना के हमको। अब यहाँ बोल रहे हैं कि इसकी जो कैविटी है, भाई स्फेरिकल शेल है तो अंदर कुछ कैविटी होगी, अंदर से खोखली होगी तो अंदर कुछ कैविटी होगी। तो वहाँ बोल रहे हैं उस कैविटी में हमने नियर द सरफेस एक +q चार्ज रख दिया और एक -q चार्ज रख दिया, टच नहीं कराया। बोले नियर द सरफेस हमने एक +q चार्ज रख दिया है, इधर दूसरे एंड पे -q रख दिया है, ठीक। ये बताया हमको स्फेरिकल शेल है, +q एंड -q केप्ट नियर द सरफेस ऑफ द कैविटी। अब बोल रहे हैं कि 4 क्वांटिटीज डिफाइन की है, σ1 σ2, ये है सरफेस चार्ज डेंसिटी। देखो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है, अगर मान लो किसी सरफेस पे चार्ज आया है तो टोटल चार्ज को उसके सरफेस एरिया से डिवाइड कर दो, चार्ज को सरफेस एरिया से डिवाइड कर दो, तो चार्ज पर यूनिट एरिया, उसको हम बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसको हम पढ़ेंगे डिटेल में। तो σ1 σ2 सरफेस चार्ज डेंसिटी है किसकी, यहाँ की σ1 है, यहाँ की σ2 है, ठीक है। और Q1 Q2 चार्ज है इनर लेयर पे और आउटर सरफेस पे। इनर वाले स्फीयर पे, आउटर वाले स्फीयर पे नेट चार्ज आया है, ये बोल रहे हैं ऐसा, ये नेट चार्ज ऑन द इनर एंड आउटर सरफेस। तो 4 ऑप्शन दिए हैं, पूछा गया इन चारों में कौन सा सही है। गाइस इस क्वेश्चन में जो क्वेश्चन मैंने आपको कराया उसमें कोई डिफरेंस नहीं कॉन्सेप्चुअली। जब तक आप चार्जेस को टच नहीं कराओगे, और टच कराने के मतलब टच नहीं कराओगे, कोई एक्चुअल चार्ज ट्रांसफर नहीं होगा, सिर्फ चार्ज इंड्यूस हो सकता है। तो आप खुद सोचो, जब ये चार्ज यहाँ अकेला बैठा हुआ है बिना टच कराए, ये चार्ज यहाँ अकेला बैठा हुआ है, तो इस
इस सरफेस पे कैसे कोई चार्ज आएगा? अभी आपने ग्राउंड भी नहीं किया है ना टच कराया है, तो कैसे कोई चार्ज आएगा? आप समझ गए कि इसमें करेक्ट आंसर डियर ये है, ना तो कोई चार्ज आएगा इन पे। अगर चार्ज नहीं आएगा तो फिर सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या आएगी? मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है? चार्ज पर यूनिट एरिया। अगर चार्ज ही नहीं है तो सरफेस एरिया क्या? तो इसका करेक्ट आंसर ये था। वेरी सिंपल क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट पे इंडक्शन के, इसलिए मैंने कराया। वैसे बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, ये आपको यूटिलाइज होगा कॉन्सेप्ट गॉस लॉज में कभी कभी, तो इसलिए बस आपको याद रखना है कि चार्ज इंड्यूस करने का फंडा क्या होता है, कि नियर वाले सरफेस पे ऑपोजिट चार्ज आएगा, फार वाले एंड पे उसका दूसरा चार्ज आ जाएगा। लेकिन सिर्फ ये इलेक्ट्रॉन का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, एक्चुअली इलेक्ट्रॉन का कुछ ट्रांसफर नहीं होता इंडक्शन में जब तक कि आप उसको ग्राउंड ना करो। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है गाइस, सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट विद कूलॉम्स लॉ, which is force between 2 point charges. Thank you very much.